आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ बैंक डिस्ट्रीब्यूट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट इट इज टर्म्ड एज। ये प्रीवियस पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। बेसिकली इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कौन बेचता है? इंश्योरेंस कंपनीज बेच रही होती हैं, लेकिन जब कभी बैंक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचे तो उसे हम बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। ये टर्म तब बनी, बेसिकली बैंक क्या करता है, बैंक वैसे बैंकिंग के प्रोडक्ट तो बेचता ही है, जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाना, फिक्स डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी हैं जिनका बैंक्स के साथ टाई अप है, और उन इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बैंक अपने यहाँ से बेच रहे हैं, जिसमें बैंक को बेनिफिट क्या मिलता है? उसमें बैंक को कमीशन मिलता है, क्योंकि बैंक एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट खुद से बेच रहा है। ठीक है, तो जब भी बैंक किसी और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट खुद से बेचता है तो उसे बैंक एश्योरेंस बोलते हैं। अब जितने भी बैंक हैं इंडिया में, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं किसी न किसी डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बेचती है, तो उनका कंबाइंड प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है पीएनबी मेटलाइफ। एसबीआई एक अकेली ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है या बैंक है जिसका खुद के अपने प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई के अपने खुद के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं। बाकी जो बैंक हैं डिफरेंट कंपनी के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, तो बैंक इंश्योरेंस का मतलब है बैंक जब इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचता है तो उसके लिए एक डिफरेंट टर्म है बैंक इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द कंडक्ट ऑफ आरआरबी इन कंट्री? रीजनल रूरल बैंक की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने के लिए नबार्ड है। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुए थे? हमने इकोनॉमी की क्लास में भी डिस्कस करा था, 1975 में स्टैब्लिश हुए थे, और रूरल एरिया के डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए बनाए गए थे। ठीक है, और नबार्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और नबार्ड किसकी सब्सिडियरी है? आरबीआई की ही सब्सिडियरी है। सिडबी भी क्या है? आईबीआरडी की ही सब्सिडियरी है। ठीक है, और सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देता है। ठीक है, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ये तो बैंक्स की एसोसिएशन है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड, नबार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? इट वाज स्टार्टेड इन 1948। तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? ये केवल इंडस्ट्रीज को लोन देता था, ताकि इंडस्ट्रीज अपना जो भी उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। क्योंकि इंडस्ट्रीज को फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सरकार को लगा एक खुद का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो केवल इंडस्ट्रीज को लोन वगैरह प्रोवाइड करे। तो इसका आंसर है फर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ। सबसे पहला हमारे यहाँ डेवलपमेंट बैंक था। डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब में क्या डिफरेंस है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी इकोनॉमी के सेशंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which Chinese economy has overtaken debt of US in PPP terms? What PPP mean in this context? अब ट्रिपल पी का मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके ट्रिपल पी का मीनिंग दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये चाइनीज इकोनॉमी हैज ओवरटेकन। देखिए, एक तो हमें समझना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। जब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लिया एक ब्रिज बनाना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे देती है ब्रिज बनाने का। प्राइवेट कंपनी अपनी जेब से वो ब्रिज बनाती है, अपना पैसा लगाकर वो ब्रिज बनाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस प्राइवेट कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देती। तो प्राइवेट कंपनी को फायदा क्या होता है अपनी जेब से वो ब्रिज बनाने का? प्राइवेट कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करती है कि टोल टैक्स ले, तो
उस ब्रिज से जो भी गाड़ियां जा रही होती हैं, जो भी उस ब्रिज को यूज कर रहा है, तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, उन गाड़ियों से टोल टैक्स लेती है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे में देखा, या कई बार आप ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा रास्ते में टोल टैक्स है। तो टोल टैक्स बेसिकली क्या है, उस पर्टिकुलर ब्रिज को बनाने में या हाईवे को, एक्सप्रेसवे को बनाने में प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके वो काम किया है और पैसा प्राइवेट कंपनी ने लगाया है। तो वो प्राइवेट कंपनी वसूली कर रही है किन से, पब्लिक से, जो भी उस ब्रिज को यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर रही है कि आप अपना खर्चा जो है टोल टैक्स के थ्रू वसूल लो उस ब्रिज को या एक्सप्रेसवे को यूज करने वाली पब्लिक से, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये किसके कंटेक्स्ट में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में। लेकिन यहां पर बोला चाइनीज इकोनॉमी हैज ओवरटेकन। ये हमने जीडीपी की जब क्लास हुई थी, नेशनल इनकम वगैरह हमने कैलकुलेट करा था, तो उस समय हमने डिस्कस करा भी था कि जीडीपी जो है, एक तो होता है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी नाम मात्र। नॉमिनल जीडीपी में नंबर 1 में यूएस होता है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान, और हमने बात करी थी कि नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5 पे इंडिया। नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम जीडीपी या ट्रिपल पी देखें, जीडीपी या ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि ये एक गलत तरीका है जिससे रियल कंपैरिजन नहीं होता जीडीपी में, क्योंकि अलग अलग कंट्री में परचेजिंग पावर डिफरेंट है। ये सब हम बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यूएस में परचेजिंग पावर अलग है, वहां पर क्योंकि जीडीपी बेसिकली होता क्या है, मनी की टर्म्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी मनी की टर्म्स में वैल्यू, वो जीडीपी होता है। तो यूएस में हर चीज, कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी मनी वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट होगी। वहां पर कोई भी या 1 किलो चावल है, 1 किलो सरसों का तेल है, ये सारी चीजें वहां पर महंगी महंगी कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी सामान महंगा है। तो वो जीडीपी का जब मनी वैल्यू देखते हैं वहां यूएस में ज्यादा आ जाता है, जबकि हमारे यहाँ वही सामान सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन यहाँ से 10 लाख लेकर भी यूएस चला जाए तो उसका 10 लाख उसे कम पड़ेंगे, वहां पर उसका पैसा खर्च हो जाएगा क्योंकि उसे बहुत महंगा लगेगा यूएस में। लेकिन कोई यूएस का सिटीजन इंडिया में आ जाए तो उसे यहाँ पर काफी सस्ता लगेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और यहाँ के लोगों की वहां जाकर परचेजिंग पावर घट जाएगी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर में बहुत डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को अगर एडजस्ट किया जाए तो फिर जीडीपी या ट्रिपल पी कैलकुलेट होता है और उस हिसाब से नंबर 1 में चाइना आ जाता है, चाइना, नंबर 2 पे यूएस और नंबर 3 पे इंडिया। तो ये एक रियल कंपैरिजन होता है जीडीपी या ट्रिपल पी, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। इस ट्रिपल पी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जब इकोनॉमी के कंपैरिजन की बात होगी तो ट्रिपल पी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो ट्रिपल पी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है, चाइनीज इकोनॉमी हैज ओवरटेकन, तो यहाँ पर कंटेक्स्ट दिया है, ठीक है, एक लाइन, तो उससे हमें पता चल रहा है जीडीपी के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा आंसर होगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा आंसर होगा, ठीक है, वरना ये इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता था, ठीक है। तो 4th का हमारा आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Question number 5. As of now, RBI releases monetary policy statement at what interval? RBI monetary policy कितने कितने टाइम में इश्यू करता है और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्लूड होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और ये क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई एक सेशन है हमारा वीडियो, उसमें हमने पूरा डिस्कस करा है डिटेल में। और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने के बाद लेकर आता है, हर 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद अपनी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। कई बार मॉनेटरी पॉलिसी के रेट को रिड्यूस करता है, कई बार इंक्रीज करता है, कई बार सेम भी रखता है, लेकिन जनरली हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, हर 2 महीने में। तो हमारा आंसर होगा बाय मंथली। यहाँ पर बाय मंथली का मतलब एवरी 2 मंथ है, ठीक है। तो रिलीजेज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट एट व्हाट इंटरवल, तो 2 मंथ।
ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के रेट गिरने से लोन सस्ते हो जाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। मॉनेटरी पॉलिसी के रेट बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी गिर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट हैज सेटअप नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नीति? नीति की एक्सपेंडेड फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थर्ड हमारा आंसर है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से डिक्लेयर करा था कि हम प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन को मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को डिक्लेयर करा था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा, ठीक है। तो लेकिन 5 ईयर प्लान जो हमारा चल रहा था 2012 टू 17, ये 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, ये खत्म नहीं करा मोदी जी ने। 12th 5 ईयर प्लान को पूरा चलने नहीं दिया, लेकिन प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया था। तो प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 7, RBI has not so far allowed who among the following to open and operate saving bank account independently? इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन इंडिपेंडेंटली सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, मतलब वो अकेले बैंक में जाके विड्रॉल वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर आंसर होगा चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। इलिटरेट लोग भी जा सकते हैं, अंगूठा लगा के पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। हाउसवाइफ्स भी जा सकती हैं, लैंडलेस लेबर सब जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर जाएगा, इंडिपेंडेंट उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। पहले ये 10 ईयर्स 18 ईयर्स हुआ करता था कुछ साल पहले, ठीक है। पहले 18 साल से कम जिनका भी बैंक अकाउंट होता था वो उनका इंडिपेंडेंट नहीं होता था, पेरेंट्स के साथ उन्हें जाना होता था बैंक में विड्रॉ करने के लिए पैसा, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने, क्योंकि आजकल बच्चे काफी स्मार्ट हो गए, तो आरबीआई ने उस 18 ईयर्स से रिड्यूस कर 10 ईयर्स कर दिया। मतलब कोई भी 10 साल का हो जाएगा तो उसका इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट खोल सकता है, खुद एटीएम वगैरह मिलेगा, ठीक है, खुद बैंक में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट हालांकि 1 साल 6 महीने और 1 दिन के बच्चे का भी खुल सकता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबका खुल सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट मिनिमम 10 ईयर्स का हमारी कंडीशन है। तो थर्ड हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एन अकाउंट इन विच ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डन। तो इसका डीमेट अकाउंट है। हमने कैपिटल मार्केट जब डिस्कस करा था, कैपिटल मार्केट के सेशंस में, उसमें हमने डिस्कस करा था डीमेट अकाउंट जब हम खोलते हैं तो फिर हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू हम कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहले शेयर्स को जब डीमेट का चक्कर नहीं था, ठीक है, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो पहले जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी नहीं होती थी तो शेयर्स को हम फिजिकल फॉर्म में खरीदते थे। हमारे पास सर्टिफिकेट आते थे बाय पोस्ट फिजिकल फॉर्म में। अब शेयर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है और उसी समय बेच भी सकते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, की फुल फॉर्म होती है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमेट की फुल फॉर्म तो शॉर्ट में डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है, 8th का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज द लेटर एस डिनोट इन आईएमपीएस? आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका मतलब है कि आईएमपीएस जब हम जिसके पास भी बैंक का मोबाइल ऐप होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अकाउंट नंबर अगर आपको पता है अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का, किसी का, तो आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट से मान लिया 10,000 ट्रांसफर करना है तो आईएमपीएस सेलेक्ट करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये 24/7 होता है। 24/7 का मतलब है चाहे रात को 11 बजे करें, चाहे रात को 1 बजे करें, 2 बजे करें, तो 24 आवर्स, 24 घंटे, संडे हो मंडे हो, कोई इसमें ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो 24/7 इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस के थ्रू आप पैसा फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एनईएफटी भी होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर,
आरटीजीएस भी होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, लेकिन ये 24/7 नहीं होता, ठीक है। 10th में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग एक्ट इनेबल्स बैंक टू रिड्यूस देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बाय अडॉप्टिंग मेजर्स फॉर रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन। तो एनपीए रिकवरी के लिए बैंक के पास सारफेसी एक्ट है। सारफेसी एक्ट हमने जब हमने आरबीआई करा था उसके बाद हमने ये डिस्कस भी करा था, एनपीए की भी हमने अलग से सेशंस लिए हैं। तो सारफेसी एक्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये बेसिकली इंपावर करता है बैंक को कि एनपीए रिकवरी अपने कस्टमर से, जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनसे किस तरीके से करे। इसमें पूरे प्रोसीजर लिखे हुए हैं, विलफुल डिफॉल्टर, नॉन विलफुल डिफॉल्टर, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं सारफेसी एक्ट में। तो अगर बैंक सारफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने डिफॉल्टर से रिकवरी कर रहा है तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारफेसी एक्ट इसका आंसर है। वैसे एनपीए रिकवरी के लिए अब हमारे पास आईबीसी कोड ये भी पास हो चुका है 2016, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी हमने डिस्कस करा है एनपीए में। जब से ये बिल पास हुआ है इससे रिकवरी की जो स्पीड है वो काफी इंक्रीज हो गई है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की वजह से बैंक के पास ज्यादा पावर्स हैं रिकवरी करने के। अब बैंक के पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं और जल्दी टाइमली रिकवरी भी हो सकती है आईबीसी की वजह से। 11th एमसीएलआर। एमसीएलआर की फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। रेगुलर बेसिस पे एमसीएलआर की कैलकुलेशंस होती हैं और ये एक बेंचमार्क रेट होता है। बेंचमार्क रेट, इसका मतलब क्या है बेंचमार्क रेट का? मान लिया कि एमसीएलआर कैलकुलेशन आई 9% किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो बैंक अपने कस्टमर्स को जो लोन देगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से ऊपर ही रखना है। बैंक 9% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन नहीं दे सकता, चाहे कितना भी कोई भी बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन फोन करे या कितना भी प्रेशर हो। ये क्या एक बेंचमार्क रेट है ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो बैंक में, ठीक है। और कई बार क्योंकि बैंक ऐसा कर सकता है कि बैंक के सीनियर ऑफिसर्स किसी इंडिविजुअल या इन्फ्लुएंस में किसी बिजनेसमैन को 9% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे दे, क्या पता, अगर एमसीएलआर का चक्कर नहीं होता तो। लेकिन एमसीएलआर ये कहता है बैंक चाहे कोई भी हो, कितना भी प्राइम कस्टमर हो, बैंक अपने कस्टमर्स को जो लोन देगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एमसीएलआर से ऊपर ही रखना कंपलसरी होता है। तो बेसिकली ये बेंचमार्क रेट है, ठीक है। इसने रिप्लेस करा था बेस रेट सिस्टम को। इट रिप्लेस्ड बेस रेट सिस्टम। बेस रेट सिस्टम, तो बेस रेट सिस्टम में कुछ कमियां थी तो एमसीएलआर ने उन कमियों को दूर करा। ये ज्यादा रेगुलर कैलकुलेशंस होती हैं, बेस रेट सिस्टम में ज्यादा रेगुलर कैलकुलेशन नहीं होती। तो मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक्स बिलो विच जनरली दे डू नॉट लेंड। तो हमारा 4th आंसर हो गया इसका 11th का। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने डिस्कस भी करा था कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ये सब कमर्शियल। फॉरेन बैंक्स का मतलब यहाँ पर कौन से बैंक हो गए, जैसे एचएसबीसी हो गया, वो हमारा फॉरेन बैंक्स है। मतलब फॉरेन बैंक्स जिनके ओनर फॉरेनर्स हैं और इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया या स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया। प्राइवेट बैंक हम उन बैंक्स की बात कर रहे हैं जो एक इंडियन के हैं लेकिन प्राइवेट है, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये इंडियंस के हैं लेकिन प्राइवेट है। और पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे अगर हम बोले एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है। ये सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस।
आरआरबी भी कोऑपरेटिव बैंक, ये कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स कभी भी कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आते। कमर्शियल बैंक मतलब उनका एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ओरिएंटेड भी रहता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, एक पूरा सीरीज होगी जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।